अच्छा, जब हम दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर कौन से नाम आते हैं? ऑक्सफोर्ड, शायद नालंदा। हाँ बिल्कुल, यही नाम सबसे पहले ध्यान में आते हैं। लेकिन सोचिए, इनसे भी सदियों पहले ज्ञान का एक और केंद्र था, तक्षशिला। तक्षशिला। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी हमारे पास स्रोत है उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जगह क्या थी। कुछ लोग तो इसे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी कहते हैं। और इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, वैदिक काल तक जाती हैं। हाँ, मतलब जब वेदों की रचना हो रही थी वो समय। बिल्कुल। और नाम भी बड़ा दिलचस्प है इसका, तक्षशिला, मतलब तक्ष का शहर। ओह अच्छा। हाँ, और पुरानी कथाओं में जैसे रामायण, महाभारत, इनमें इसका जिक्र आता है। कहते हैं कि भगवान राम के भाई थे भरत, उनके बेटे राजकुमार तक्ष ने इसे बसाया था। ये उस वक्त के गांधार प्रदेश का हिस्सा था। आज देखें तो पाकिस्तान का जो रावलपिंडी या टैक्सीला इलाका है वो। और ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है ना? हाँ। मतलब सबूत भी है। हाँ बिल्कुल। आर्कियोलॉजी, पुराने दस्तावेज, ये सब इशारा करते हैं कि तक्षशिला 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही शिक्षा का एक बड़ा फलता फूलता केंद्र था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हाँ, ये तो वही समय है जब गौतम बुद्ध थे। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग वही दौर। और छोटी मोटी बात नहीं, करीब 800 साल तक ये चला। 800 साल? हाँ, जब तक वो 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुणों के हमले हुए और इसे काफी नुकसान पहुंचा। आज तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हाँ, और वो चीनी यात्री फाहियान और हुएनसांग, हाँ, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है अपने यात्रा विवरणों में, तक्षशिला का जिक्र किया है। अच्छा, पर एक बात जो मुझे बहुत अनोखी लगी वो ये कि ये आज की यूनिवर्सिटी जैसा नहीं था। कोई एक कैंपस, बड़ी बिल्डिंग, वैसा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही अलग था। आप समझिए कि शहर में फैले हुए कई अलग अलग गुरुकुल है, उनका एक नेटवर्क था। गुरुकुल मतलब आचार्य जो शिक्षक होते थे वो अपने घर पर ही पढ़ाते थे। हाँ बिल्कुल, आचार्य अपने घरों में ही छात्रों को शिक्षा देते थे, ज्यादातर व्यक्तिगत ध्यान देकर। वाह। और सोचिए कितने बड़े बड़े नाम इससे जुड़े हैं। पाणिनि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखा, कौटिल्य यानी चाणक्य यहीं से। हाँ जी। और आयुर्वेद के जो जनक माने जाते हैं, चरक। हाँ। ये सब महान आचार्य कहीं न कहीं तक्षशिला से जुड़े थे। कमाल है। और छात्र कहाँ से आते थे? सिर्फ आसपास से? नहीं, दूर दूर से, भारत के अलग अलग हिस्सों से, जैसे काशी, मगध, और बाहर से भी चीन, मध्य एशिया, यहाँ तक कि ग्रीस से भी छात्र ज्ञान लेने आते थे। ग्रीस से भी? हाँ। ये तो वाकई कमाल की बात है। हाँ, ये दिखाता है कि इसकी ख्याति कितनी फैली हुई थी। तो इसका मतलब इसकी लोकेशन भी बहुत खास रही होगी। निश्चित रूप से। आप देखिए, ये भारत, फारस और मध्य एशिया के बिल्कुल चौराहे पर था, एक तरह से ट्रेड रूट पर, सिल्क रूट के पास। हाँ, रेशम मार्ग से भी जुड़ाव था। तो ये सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं रह गया था, ये व्यापार, अलग अलग दर्शन, राजनीति, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इन सब के विचारों का एक संगम बन गया था। तो इतने सारे लोग, इतने सारे विचार जब एक जगह मिलते होंगे तो वहाँ पढ़ाया क्या जाता था? मतलब क्या सिलेबस था वहाँ का? देखिए, शुरू में तो शायद ज्यादा ध्यान वेदों पर, खासकर ऋग्वेद पर, संस्कृत व्याकरण और दर्शन पर रहा होगा। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और अलग अलग जगहों से लोग आए तो ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी सेंटर बन गया। मतलब कई तरह के विषय, जैसे वेदांत, न्याय, मीमांसा जैसे भारतीय दर्शन, फिर प्रैक्टिकल चीजें भी थी, आयुर्वेद यानी मेडिसिन, गणित, एस्ट्रोनॉमी, तीरंदाजी, सैन्य विज्ञान, राजनीति, डिप्लोमेसी, बहुत कुछ। और वो जो जातक कथाएं हैं ना बौद्ध धर्म की, हाँ। उनमें जिक्र मिलता है कि छात्रों को पूरी तरह से शिक्षित कहलाने के लिए 7 से 12 साल तक पढ़ना पड़ता था। 7 से 12 साल मतलब काफी गहन पढ़ाई होती थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शिक्षा को कितनी गंभीरता से लिया जाता था। और भारतीय सभ्यता पर इसका असर तो जबरदस्त रहा है। आपने चाणक्य का नाम लिया। हाँ, मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले वो यही आचार्य थे। और कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को भी उन्होंने यही तैयार किया था, जो पहले शायद एक आम चरवाहा थे। बिल्कुल, यही माना जाता है कि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचाना, उन्हें तक्षशिला में शिक्षा दी और फिर सम्राट बनने में मदद की। और सिर्फ राजनीति नहीं, पाणिनि का व्याकरण, चरक का आयुर्वेद, मतलब ज्ञान के कितने अलग अलग फील्ड्स यहाँ पनपे। सही कहा। तक्षशिला से जो विचार निकले, जो लोग निकले, उन्होंने भारत के इतिहास, संस्कृति, ज्ञान परंपरा को बहुत गहराई से प्रभावित किया। तो अगर हम इन सारे स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो ये साफ है कि तक्षशिला सिर्फ
सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा था। एक तरह से सभ्यता की रोशनी, ज्ञान का केंद्र, जहां मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं था। हाँ, मतलब फोकस चरित्र निर्माण पर, इंसान के पूरे विकास पर था। होलिस्टिक एजुकेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल मन में आता है ना कि प्राचीन तक्षशिला में जिस तरह की समग्र शिक्षा और चरित्र निर्माण पर जोर था, उसकी तुलना आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था से कैसे की जा सकती है? क्या हमारे आज के लक्ष्य वैसे हैं या अलग हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या आज की दुनिया उस प्राचीन ज्ञान से कुछ सीख सकती है? हाँ, इस पर विचार करना वाकई